नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडीएस टेक्नो फंडा रिसर्च के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक जो कि एक फार्मा कंपनी है। स्टॉक प्राइस देखने में लगता है कि काफ़ी छोटी फार्मा कंपनी है, पर दोस्तों कंपनी ने काफ़ी अपना एक्सपेंशन कर लिया है और काफ़ी बड़ा ग्रोथ देने का चांस है कंपनी का। कंपनी का नाम है मोरपन लैब। दोस्तों, पूरा डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि इसका जो हमने टेक्निकल को दोस्तों डिवाइड किया है, कुछ पार्ट्स में, कुछ फेसेस में डिवाइड किया है, क्योंकि कंपनी काफ़ी सालों से एस्टेब्लिश है। 1993 से पब्लिक में एस्टेब्लिश है और आज 2020 तक एस्टेब्लिश है। और एक टाइम में इस शेयर का वैल्यू 520 था, एक टाइम में 2 रुपये था और आज के डेट में 25, 26, 27 के रेट पे ट्रेड कर रहा है शेयर। तो दोस्तों, शेयर की वैल्यू से हम कंपनी के बारे में एक्यूरेटली उतना नहीं बता सकते। ये हमारा व्यू है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कंपनी ग्रोथ करते रहती है। ग्रोथ करते करते उसको 10 साल, 12 साल, 15 साल लग जाते हैं और उसके बाद जब ग्रोथ होने के बाद उसका एक फेस आता है, वो एक्सेलेंट फेस होता है। वहाँ पे शेयर प्राइस की एक्चुअल वैल्यू हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे टेक्निकल ग्राफ के थ्रू। तो दोस्तों, जो हमको ग्राफ मिला है इसका, उसके हिसाब से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं यहाँ पे। दोस्तों, 2000 में 2000 में ये शेयर यहाँ पे जो है टोटल ट्रेड करता था 520 रुपीज़ का। तो 520 रुपीज़ का जब ये ट्रेड करता था, स्टॉक बूम में था, कंपनी बूम में थी, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था कंपनी का, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर 2 रुपये पे आ गया। दोस्तों, 2 रुपये पे ये शेयर आया टोटल 2013 में। 2000 में ये ईयर 2000 में ये शेयर 520 रुपये पे ट्रेड करता था और ईयर 2013 में ये शेयर 2 रुपये पे ट्रेड करता था। उसके बाद ये शेयर कंटिन्यू एक साइडवेज ट्रेंड में चला और वहाँ से साइडवेज ट्रेंड में अभी भी दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। तो ये जो फेज इसका है दोस्तों, इसको हम ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, बैड फेज भी बोल सकते हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा, आप बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब ये शेयर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे शेयर करता था, ट्रेड कर रहा था 520 के लेवल पे, तो कंपनी में सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब कंपनी में सब कुछ अच्छा यहाँ चल रहा था तो अचानक कुछ बुरी खबरें आना चालू हुई। बुरी खबरें ऐसे आई कि इनके ऊपर कुछ केसेस हो गए, कंपनी के ऊपर कुछ फ्रॉड के भी केसेस हुए। जो है दोस्तों, मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ, जो हमने स्टडी किया है कंपनी के बारे में वो बता रहा हूँ। हर कंपनी का छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, इस कंपनी का भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से इसका ग्रोथ फेस डाउन हुआ और यहाँ से ये शेयर 2 रुपये पे आया। अब 2 रुपये पे आया, 2 रुपये के बाद ये वैसे ही चलता रहा। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है, इसके ऊपर 750 करोड़ का कर्जा हो गया था अप्रॉक्सीमेटली। 750 करोड़ का कर्जा होने के बाद ऐसा लगा कि ये कंपनी गई, ये कंपनी ख़त्म हो गई। 2 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा था। पर दोस्तों, जब इस कंपनी के जो मालिक थे उनका निधन हो गया तो उनके भाई ने इस कंपनी को टेक ओवर किया। और जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया इस कंपनी को, तो वहाँ से इस कंपनी को उन्होंने सबसे पहले जो लोन था उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की। लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद उन्होंने इस कंपनी का ग्रोथ फेज में लाने की कोशिश की, इस कंपनी को पूरी तरह ग्रोथ में लाने की कोशिश की। तो उसका नतीजा ये है कि कंपनी का शेयर वैल्यू तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन ग्रोथ होने के कारण इनका जो 750 करोड़ का कर्जा था वो आज की डेट में रिड्यूस होकर सिर्फ 10 करोड़ रह गया है। तो 10 करोड़ इनका कर्जा रह गया। और जो इनके पास कैश इन हैंड है दोस्तों, कैश इन हैंड इनके पास ज़ीरो से इंक्रीज होके 32 करोड़ हो गया है इस पीरियड में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पीरियड, इस पीरियड में इनका ये जो कैश इन हैंड है 0 करोड़ से 32 करोड़ हो चुका है। इनका कर्जा 750 करोड़ से रिड्यूस होके टोटल 10 करोड़ हो चुका है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम काउंट करेंगे आज के डेट में तो लेस देन 1 आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। साथ ही में दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा कि इनके जो पेटेंट्स थे शुरू में, कंपनी के जो मेडिसिन ये बनाते हैं इनके खुद के जो पेटेंट्स थे वो पहले 50 के आसपास थे, जो अब इंक्रीज होके 72 हो चुके हैं। साथ ही में आज की डेट में यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, 72 इनके पेटेंट्स हो चुके हैं मेडिसिन के। और साथ में अगर आप देखेंगे इसमें, तो इनकी जो R&D फैसिलिटीज़ थी वो एक ही सेंटर था पहले। R&D का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनका एक ही सेंटर था। लेकिन आज की डेट में अगर देखेंगे तो टोटल इनके 3 R&D सेंटर्स हैं।
3 R&D सेंटर्स इनके एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जहां 20 से ज़्यादा साइंटिस्ट हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करते हैं और नई नई मेडिसिन्स की खोज करते हैं। साथ में दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, इनकी जो मेडिसिन्स है वो ऑथराइज होती हैं या फिर अप्रूवल जो होता है इनकी मेडिसिन्स का वो यूएस एफडीए, उसके बाद WHO, हर जगह से इनके मेडिसिन्स का अप्रूवल है। तो दोस्तों इनकी मेडिसिन अप्रूव भी होती है हर जगह, और इनका जो व्यापार फैला हुआ है जो अलग अलग देशों में देखा जाए तो अमेरिका में सबसे बेस्ट इनका व्यापार फैला हुआ है लॉर्टेडिन टैबलेट्स का, जो कि 80% मार्केट शेयर, जेनेरिक मार्केट शेयर कैप्चर करता है पूरे अमेरिका का। साथ में इनकी जो पेटेंट प्रोडक्ट हैं मॉन्टेलोकास्ट, जो अस्थमा के लिए यूज़ होता है, एट्रोवेस्टिन जो हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ होता है, और साथ में एक सुल्टामाइसिलिन करके इनका जो टैबलेट है, प्रोडक्ट है, वो टर्की और सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो कंपनी के फंडामेंट टेक्निकल के बारे में मैंने तो आपको जानकारी दे दी, साथ में लॉन्ग टर्म जो इन्होंने डेट अपना रिड्यूस किया है उसके बारे में भी जानकारी दे दी। अब दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ये शेयर का प्राइस गिरा क्यों, उसका एक मैं बहुत बड़ा रीज़न आपको बताना चाहूँगा। ये शेयर का प्राइस पहले गिरना तो चालू हुआ, यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ जब चालू हुई तो गिरना चालू हुआ। इनके ऊपर कुछ केसेस थे। 2004 में दोस्तों इन्होंने एक लोन लिया था, लोन अमाउंट जो लिया था, तो 2011 में जब उसकी सुनवाई हुई, सीबीआई ने उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर एक केस दायर किया था। उस केस के अनुसार ऐसा कहा गया कि इन्होंने जो लोन लिया है वो लोन इन्होंने इसके लिए लिया है जो अपना मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए यूज़, या फिर नई टेक्नोलॉजी के लिए लिया है। पर इन्होंने जो लोन लिया है, सीबीआई का ऐसा दावा था कि वो लोन का अमाउंट इन्होंने मशीन्स खरीदने के लिए किया है, सिर्फ मशीन्स खरीदी हैं इन्होंने, बाकी कहीं यूज़ नहीं किया। नई मशीन्स नहीं खरीदी है इन्होंने, हाँ नई मशीन्स नहीं खरीदी है, लेकिन कंपनी का ऐसा दावा था कि हम तो अपना जो कर्जा है वो कंटिन्यू चुका रहे हैं। तो ऐसी न्यूज़, जब बैड न्यूज़ इस स्टॉक में आई तो ये स्टॉक कंटिन्यू कंसोलिडेट होता रहा। पर एक अच्छी बात रही कि स्टॉक जो फंडामेंटल्स में है वो ग्रोथ देता रहा यहाँ से, और अपना जो डेब्ट था वो रिड्यूस करता रहा, डेट को रिड्यूस करता रहा। तो डेट रिड्यूस होता रहा और वो केस चलता रहा, बाद में वो केस लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद और भी कई आरोप लगे इस कंपनी के ऊपर, लेकिन असली जो टर्न अराउंड आया था कंपनी में वो जब उनके भाई थे, कंपनी के जो मालिक के भाई थे सूरी सर, उन्होंने जब इनका चार्ज लिया, उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग की, डेट की, और इस कंपनी को नए मुकाम तक पहुंचाया। तो उसके लिए उसका श्रेय उनके ऊपर पूरा जाता है। उन्होंने पूरा इस कंपनी का कर्जा लगभग नील कर दिया है, और साथ में कंपनी को एक ग्रोथ पे लेके आ चुके हैं वो। तो आगे की एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी, यहाँ दूसरे अच्छे मंथली चार्ट से आपको बताना चाहूँगा थोड़ा क्लोज व्यू में, ये कंपनी 2019 में ही अच्छी ग्रोथ दे सकती थी, चांसेस थे इसके। अब वो चांसेस क्यों थे मैं आपको बताना चाहूँगा। 2019 में सितंबर के आसपास ये स्टॉक ने एक हाई मारा था लगभग 35 रुपये का, 28-35 रुपये के आसपास यहाँ हाई मारा था। ये मंथली चार्ट है दोस्तों, इस पर डेली का व्यू दिखाई नहीं देगा। तो जब यहाँ इन्होंने हाई मारा तो यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी एक वारंट के थ्रू शेयर लेने के लिए या अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए वो एक प्रस्ताव लेके आई थी। पर सीबी ने अचानक क्या किया, इनका एक पुराना केस था 2011 का कुछ एक केस था, उसके ऊपर कंपनी ने इनके ऊपर 1 ईयर के लिए बैन लगा दिया कि कोई भी आप राइट इश्यूज़ वगैरह लेके नहीं आ सकते, या फिर अपना कैपिटल रेज नहीं कर सकते कंपनी के शेयर्स के थ्रू, या म्यूचुअल फंड में ये स्टेक इंक्रीज नहीं कर सकते इस कंपनी के थ्रू। तो ये शेयर का प्राइस कंटिन्यू डाउनफॉल में आया। तो डाउनफॉल में आने के बाद ये शेयर का प्राइस सीधे 7 रुपये पे चला गया। लेकिन फंडामेंटल तो कंपनी के साउंड ही थे, फंडामेंटल तो अच्छे ही थे कंपनी के, और कंपनी ग्रोथ ट्रैक में थी। साथ में दोस्तों एक और चीज़ है, जब पूरी फार्मा कंपनीज नेगेटिव रिटर्न दे रही थी, यही फार्मा कंपनी थी जो फंडामेंटली ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन वो शेयर प्राइस पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो जब ये शेयर प्राइस अभी जो रिसेंट क्रैश आया था मार्च अप्रैल में, वहाँ 7 रुपये का इसने लो टच किया, और वहाँ से जब इसने रिटर्न मारा तो ये सीधा 34 का इसने हाई मार दिया विद इन 2 मंथ्स।
तो 2 महीने के अंदर ये शेयर ने 500 से 600% का जंप कर दिया दोस्तों। अब ये शेयर के ऊपर ये जो कंपनी है इसके ऊपर ये जो पुराना एक केस था, बहुत ही पुराना केस था, उसका चार्ज लगाया गया कि जीडीआर का इशू था, उसका चार्ज लगाया गया। वो आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। उसके वजह से शेयर पूरा कोलैप्स हो गया, पर अभी यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक अच्छी बात दोस्तों बताना चाहूँगा कि 25 सितंबर जो आने वाली डेट है, आज तारीख है दोस्तों 31 अगस्त, आज इसका रिजल्ट आया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया फर्स्ट क्वार्टर का। तो 25 सितंबर की जो डेट है, 25 सितंबर 2020 की जो डेट है, उस डेट को इनका जो बैन है सेबी ने लगाया हुआ है जीडीआर इशू के थ्रू। जो इनका बैन आया था, वो बैन क्यों आया था वो भी बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश वर्जिन आइसोलेक सोल्सेक कंपनी और सेवेरन कंपनी था, इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाई थी। कुछ जो चार्ज एग्रीमेंट विद बैंकों के साथ, BANCO के साथ इनका हुआ था, तो इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाई थी। तो इसके कारण सीबी ने इनको बैन कर दिया है। तो वो 25 सितंबर को ये बैन इस कंपनी से हटने वाला है। तो ये कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर का अलॉटमेंट या फिर वारंट या फिर अपना स्टेक बढ़ाने के लिए या बायबैक ऑफर या राइट इश्यूज कुछ भी आने वाले समय में ला सकती है। तो दोस्तों शेयर से ऐसा उम्मीद करना कि एकदम से इस कंपनी का शेयर जंप करेगा, मोरिपन लैब कंपनी का शेयर जंप करेगा, ये सही बात नहीं होगी। इस कंपनी को जंप करने के लिए, शेयर प्राइस के लिए बढ़ने के लिए कम से कम हमको थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन आने वाली जो ग्रोथ है, कुछ प्रमोटर्स भी चाहेंगे कि वो भी कुछ शेयर्स अपने पास रखें, अपना स्टेक बढ़ाएं या बायबैक ऑफर लेके आएँ। जो हमारा व्यू है वही हम बोल रहे हैं दोस्तों। तो शेयर प्राइस यहाँ से 21 का लेवल टच कर सकता है, तो 21 का लेवल या 25 का लेवल एटलीस्ट टच कर सकता है। वहाँ पे इसके लिए अच्छा एक्यूमुलेशन जोन दिखाई दे रहा है। तो ये तो कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बता दिया दोस्तों। अब इसका फेसेस के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो कंपनी का फेस हम बता रहे हैं आपको, ये कंपनी के फेसेस के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। इनका जब कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, तो पब्लिक में आई थी 1993 में। तो पब्लिक में आने के बाद ये कंपनी एक बूम फेस में थी। जो बूम फेस में इनका जो शेयर का वैल्यू था 500 के आसपास चल रहा था। पर 1993 से 2000 तक तो बूम फेस में थी, लेकिन 2000 से अगर हम इसको काउंट करें, ईयर 2000 से कंटिन्यू 2013 तक इस कंपनी का जो फेस था वो बैड फेस था। बैड फेस किस लिए था? इनके ऊपर केसेस थे, इनका कर्जा काफ़ी ज़्यादा था। जब तक छोटे भाई ने कंपनी को संभाला नहीं, सूरी सर ने कंपनी को संभाला नहीं, तब तक कंपनी की हालत बहुत खस्ता थी। लेकिन इसके बाद इस कंपनी का जो अच्छा फेस एक चालू हुआ 2013 से, जो अभी तक चल रहा है, इसको हम ग्रोथ फेज बोल सकते हैं। ग्रोथ फेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि कंपनी ने अपना डेट कम कर दिया है, डेट रिड्यूस कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। ऑलमोस्ट कैश इन हैंड कंपनी के पास 108 करोड़ है। साथ में कंपनी अच्छे ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है और 3 बार लगभग 3 से 4 बार ये अपना हाई को रिटेस्ट कर चुकी है। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, शायद ये कंपनी या ये स्टॉक जो है यहाँ से एक अच्छा जंप दे। जो हमको दिखाई दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। ये कंपनी का शेयर अच्छा जंप दे। हो सकता है 3 डिजिट में भी चले जाए, बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और कंपनी को वैल्यू से आंकना या उसके टेक्निकल से आंकना इस शेयर के लिए तो बेईमानी होगी। तो इसलिए हम अपना व्यू जो है थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपको लिए बता रहे हैं। तो साथ में दोस्तों ये शेयर एक स्मॉल कैप कंपनी है। आज इसका रिजल्ट आया, 31 अगस्त का दिन है आज। रिजल्ट के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जून में जो इसका रिजल्ट आया था 189 करोड़ का इन्होंने जो रेवेन्यू है वो पोस्ट किया था। 189 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया था। अभी का जो जून का इनका 20 का रिजल्ट आया है, जो 243 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है। साथ में दोस्तों कंपनी का कोई भी एनालिसिस अगर होता है तो उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑपरेशन से जो इनकम आई है, जो भी प्रॉफिट आया, मार्जिन आया है, तो 10.82 आया है अभी। और जो पिछले जून क्वार्टर में 10.19 था, ठीक ठाक है।
जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 7.75 था, 7.75 अभी है जो आज आया रिजल्ट, और पिछले जून क्वार्टर में 4.44 था, ऑलमोस्ट वहाँ से 1.5 गुना बढ़ चुका है। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कंपनी ग्रोथ में है। लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है ये 218 करोड़ क्यों दिख रहा है, उसका एक रीज़न बताना चाहूँगा। इनका जो कुछ रॉ मटेरियल है वो ये लोग इंपोर्ट करते थे चाइना से, अभी चाइना से इंपोर्ट होना तो बंद हो चुका है। तो पिछले बार जो इनका टोटल एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ 170 करोड़ था, और अभी का जो इनका एक्सपेंडिचर है वो 218 करोड़ है। तो ये जो दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि इंडियन केमिकल कंपनीज भी अब वो इंग्रेडिएंट बनाने लगी है। सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था इंग्रेडिएंट पाने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम दिखेगा नहीं। साथ में दोस्तों ये रिजल्ट आया है इनका जून क्वार्टर का, तो इसमें इनके मेडिसिन वगैरह जो बिक्री हुए हैं उसका तो है ही, साथ में इन्होंने कुछ नए इक्विपमेंट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे नॉन टचेबल इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो इनका नया प्रोडक्ट है वो, उसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। उसके वजह से भी आने वाले टाइम में आने वाले क्वार्टर्स में इस शेयर की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे सकती है। तो कंपनी तो डेट फ्री है, कंपनी के पास कैश इन हैंड अच्छा खासा है। अब मैंने रिजल्ट के बारे में भी आपको बता दिया है, और साथ में दोस्तों अभी का जो इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है इस क्वार्टर का वो 18.85 करोड़ है। पिछले 5 सालों में दोस्तों ऐसा प्रॉफिट सिंगल क्वार्टर में इस कंपनी ने कभी पोस्ट नहीं किया। पिछले जून में 8.41 था, जो अभी 18.85 करोड़ है, जो 8.41 से अगर कैलकुलेट करेंगे डबल से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है दोस्तों। तो यहाँ से भी ये कंपनी अच्छी ग्रोथ में दिखाई दे रही है। साथ में दोस्तों जो मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बताया, स्टॉक क्रैश हुआ था, सेबी ने बैन किया था 25 सितंबर का ये न्यूज़ है, 25 सितंबर 2019 का न्यूज़ है, ये न्यूज़ आई थी। द सीबी ऑर्डर पर्टेन्स टू 2003 का एक केस था जिसके लिए मिसकंडक्ट बाय द मॉरिपन इन द कैपिटल रेजिंग इशू थ्रू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो 2003 का केस कहाँ दोस्तों, और अभी 2019 चल रहा था, तो 18 साल बाद वो केस निकालने की क्या ज़रूरत थी, समझ नहीं आया हमको कुछ। लेकिन दोस्तों वो केस हो गया, सज़ा इनको मिल गई, 1 साल हो गया, बैन लगाया था सीबी ने, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। साथ में कुछ हिडन बातें बताना चाहूँगा दोस्तों। कुछ हिडन बातें ऐसी हैं कि आप सुन के एकदम हैरान रह जाएंगे। ये कंपनी जब ग्रोथ में नहीं थी, इसका बैड फेस चल रहा था, तब भी इस कंपनी ने फार्मेक्सियल पेटेंट अवार्ड 3 बार जीता था, 2010, 11, 12 और 13-14 फॉर ग्रांटेड पेटेंट्स ऑन मॉन्टेलोकास्ट सोडियम एंड एट्रोवेस्टिन कैल्शियम इन यूएस, कनाडा एंड यूरोप। उसके बाद ये 31 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों। बदी में इसके 10 प्लांट हैं। जब शुरुआत हुई तो इनका एक ही जगह प्लांट था, अभी इनके 3 जगह प्लांट है, 3 यूनिट्स हैं इनकी दोस्तों। 3 यूनिट्स हो चुकी हैं। जो इनका पहला यूनिट था वो 60 एकड़ लैंड में फैला हुआ था। उसका जो जगह था उसका नाम मोरपन विलेज के नाम से जाना जाता है। इनके 100 से ज़्यादा ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस हैं। ओटीसी में बर्नॉल, इसफगोल, लेमोलेट एटसेट्रा बहुत सारी ये दवाइयाँ बनाते हैं। बर्नॉल तो सबने नाम सुना होगा। साथ में जैसा बताया आपको 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है एपीआई के लिए। एक्सपोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूएस, यूरोपियन मार्केट, इजराइल, तुर्की, ईरान, एशियन मार्केट, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको करते हैं। 72 से ज़्यादा इनके पेटेंट हैं, और अप्रूवल्स इनके यूएसएफडीए, डब्ल्यूएचओ, सीओएस, टीजीए, इन सब के सर्टिफिकेशन इनके पास हैं। और साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि कंपनी का रिजल्ट और सबके बारे में तो जानकारी दे दी, लेकिन यहाँ देखेंगे तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 34.54 है, जो हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इंक्रीज़ होने के पूरे चांस हैं। और साथ में कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 1252 करोड़ है, जो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है हमको। ये कंपनी यहाँ से कम 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की होनी चाहिए, हमको यहाँ से लग रहा है ऐसा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। पी अगर देखा जाए तो 37 का पी चल रहा है इस कंपनी का, इंडस्ट्री पी 36 का है। तो पी ज़्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों इस कंपनी के लिए,
क्योंकि आपने देखा होगा कि निफ्टी जो है ग्रोथ स्टॉक को लेके भाग रहा है और 30 का पी तोड़ के 32 के पी पे जा चुका है। तो ग्रोथ स्टॉक्स के लिए या ग्रोथ कंपनीज के लिए पी ज़्यादा मायने नहीं रखता, फेस वैल्यू 2 का है। और साथ ही में मोरपन लैब के बारे में एक और जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले जो 4 महीने का जो हमने डाटा देखा है उसमें 52 वीक हाई इसका 34.95 लगा है 18 जून के दिन, और 52 वीक लो जो इसका लगा है 7.25 25 मार्च 2020 को लगा है। ये 28 से 31 की रेंज में चल रहा है, अभी 27 रुपये आज ट्रेड कर रहा है। एक्यूमुलेशन जोन जो इसका रहेगा 24 रहेगा, जो बेस्ट बाय एक्यूमुलेशन जोन रहेगा वो 14 रहेगा, लेकिन उसकी आने की संभावना यहाँ से बहुत कम है। साथ में अगर दोस्तों देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। डेट रिड्यूस फ्रॉम मतलब पिछले 3 साल से या 4 साल का व्यू देखा जाए तो 122 करोड़ से 10 करोड़ तक डेट को रिड्यूस कर दिया है, और जो इनका कैश है वो 5 करोड़ से 32 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। R&D एक्टिविटी इनकी बहुत स्ट्रांग है, 3 जगह इनके R&D एक्टिविटी के सेंटर्स हैं, 20 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी तरह नए नए मेडिसिन की खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। साथ में इनका कंपनी का जो बिजनेस जो है टेक्निकल इक्विपमेंट और मेडिसिन्स भी बनाता है। और टेक्निकल इक्विपमेंट जो बनाता है कंपनी दोस्तों उसमें एयर फिल्टर जैसे आजकल पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है तो एयर फिल्टर्स बनाता है। साथ में डॉक्टर मोहरपन शुगर टेस्ट किट सबको पता होगा, बीपी मॉनिटर किट बनाता है। साथ में अभी जो नए प्रोडक्ट इनके लॉन्च हो गए हैं जैसे आपको मैंने बताया नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड डिजिटल थर्मोमीटर, फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, ये सब कुछ बनाते हैं। मोंटेलोकास्ट, एट्रोवेस्टिन, एपीआई ड्रग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जेनेरिक प्लेयर लॉटेड इन विद 80% यूएस जेनेरिक मार्केट शेयर। और R&D एक्टिविटी के बारे में बता दिया, 20 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। दोस्तों सीबी ने जो बैन किया था इनके लिए ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग जो बैन किया था 1 साल के लिए, वो सितंबर 2020 25 तारीख को हटने वाला है। तो वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और मैनेजमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी दोस्तों। इसका जो टारगेट हमको दिख रहा है 39 to 53 शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में टारगेट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में 69 to 75, लेकिन इसके साथ इसका टारगेट 100, 225, अगर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया तो ये वापस 520 तक भी जा सकता है, जाने की पूरी संभावना है। तो ये दोस्तों हमारा सिर्फ व्यू था, डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं, हमारे व्यूज़ 100% रॉन्ग हो सकते हैं। दोस्तों एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस कंपनी में अपना 1 to 2% पोर्टफोलियो से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि रिस्की हो सकता है, क्योंकि शेयर है, शेयर कब पलटेगा किसी को नहीं पता। तो हमारे व्यूज़ हम 100% रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हम फेसबुक पे भी हैं, और फेसबुक पेज है हमारा MDS टेक्नोफंडा के नाम, टेक्नोफंडा रिसर्च के नाम से। यूट्यूब पे हैं। साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम वीकली व्यू निफ्टी के या फिर बैंक निफ्टी के वीकली व्यू या मंथली व्यूज़ देते हैं, और वो काफ़ी एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। और तो टेलीग्राम में MDS ट्रेडिंग के नाम से हैं, कैपिटल लेटर में टाइप कीजिए, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों,